जब जान जाएंगे तो पीछे वाले दरवाजे से ही जरूर मारेंगे ये लोग। पर पैका पैका आएगा। अब खेती बाड़ी चालू है, मुशी की दुकान भी चालू है, तुम भी तुम्हारा रज़े ऐसे लेकर काम और बढ़ाओ। पर पाठशाला, पाठशाला देखने के लिए अब पाठशाला की कार्यकारी समिति है। पाठशाला अपने ऊपर निर्भर है ऐसा नहीं है, हम नए काम में लग सकते हैं। और तय हो गया, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह शुरू करेंगे। ऐसा आश्रम शुरू किया है, इसकी जानकारी सबको मिलने के लिए शेठ जी ने बड़े बड़े विज्ञापन छपवाए थे। ऊपर लिखा था काला पानी टालने का उपाय, आगे लिखा था जो औरत गलती से गर्भवती हो जाए वो ज्योतिराव गोविंदराव फुले इनके यहाँ आकर अपनी जचकी कर ले, उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। ऐसे विज्ञापन पुणे में तो लगवाए थे, पर काशी, नासिक, वाई, पंढरपुर ऐसे तीर्थ क्षेत्रों में भी लगवाए थे। हाँ, ऐसे तीर्थ क्षेत्रों में ये लड़कियां जान देने के लिए जाती थी। बाल हत्या प्रतिबंधक गृह शुरू हुआ और पूरा वक्त इन बच्चों में और इन छोटी छोटी लड़कियों में ही जाने लगा। ऐसे में ही ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं है ऐसी जानकारी मिल गई। मैं और शेठ जी ससुर जी को देखने चले गए। ससुर जी घर आने के लिए तैयार हुए। ससुर जी घर आने वाले थे, इसलिए मैं बहुत खुश थी। ससुर जी का करना कभी मुझे काम नहीं लगा। ससुर जी को देखने दादा आए थे, मेरे पिताजी। दादा ससुर जी घर में, मैंने अच्छा खाना बनाया। खाना खाकर दादा इनके साथ बातें करते बैठे। क्या कहते हैं डॉक्टर? डॉक्टर क्या कहेंगे, दवा पानी चालू है। मेरा एक कहना मानोगे? हाँ कहिए। नहीं, मरने से पहले पोते का मुंह देखे तो अच्छा। हो जाएगा बच्चा, आज तक नहीं हुआ, इसके बाद कब हो जाएगा? नहीं होगा तो नहीं सही, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह के बच्चे मेरे और सावित्री के ही है। ऐसा कहकर वो तुम्हारे अपने बच्चे हो जाते हैं क्या? हाँ हो जाते हैं, नहीं तो क्या किया जाए? दूसरी शादी की जाए। दादा, होगी अगर मेरी बेटी बांझ तो आपको बच्चा नहीं चाहिए क्या? दादा, सावित्री का अपमान आप क्यों कर रहे हैं? अगर हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर कहेंगे ज्योतिबा में ही खोट है और सावित्री कहेगी मुझे बच्चा चाहिए, तो आप करेंगे उसकी दूसरी शादी? जमाई बापू कुछ भी मत बोलिए, कुछ भी नहीं, मैं सच कहता हूं। मैं उसको सौतन ला सकता हूं तो मुझे सौताना काम क्यों नहीं ला सकती? देखो, उसके माँ का भी कहना है, मैंने उसका माँ का कहना आपको पूछा नहीं, इसलिए मत बताइए, आप चले जाइए। दादा चले गए। ससुर जी अंदर बहुत ही अस्वस्थ हो गए। मैं ससुर जी के पास तो ससुर जी कहने लगे, सावित्री, दूसरी शादी इतनी विपरीत बात नहीं है, पर ज्योति को कैसे समझाऊं? और मेरे मन में आने लगा क्या होगा अगर दूसरी शादी शेठ जी की करूं तो। और मैंने ठान ली कि शेठ जी की दूसरी शादी करूंगी। पर शेठ जी इतना झट से मानने वालों से थोड़े ही थे। ऐसे में ही ससुर जी चल बसे। उनके आखिरी संस्कार शेठ जी ने ही किए। 13वीं को गरीबों को, अपंगों को खाना खिलाया, गरीब विद्यार्थियों को किताबें बांटी। पर ससुर जी के जाने से शेठ जी की दूसरी शादी का विचार मेरे मन में ज्यादा ही पक्का होने लगा। एक दिन शाम को ऐसे ही सोच रही थी तो ससुर जी किसी लड़की को लेके आ गए। मैंने उसको पास बिठाया। रो रो के आंखें लाल हुई थी, नाक फूल गया था। पति के पश्चात और किसी का पाप उसके पेट में पल रहा था। क्या नाम है तेरा? काशी। नदी पर गई थी जान देने के लिए, मैं वही गया, इसलिए उसको घर लेके आया। आता, जान के इतनी सस्ती चीज है? बच्चा नया श्वास लेने के लिए जन्म लेता है, वो जैसे जीना चाहता है वैसे उसको जीने दे। हमने की हुई गलतियां वो न करे, इसलिए उसको अच्छे संस्कार दे। हाँ हो, पर लड़की हुई तो क्या, लड़का हुआ तो क्या और लड़की हुई तो क्या? हाँ देख, तू अपना बेटा सावित्री को सौंप दे, हम हमारा समझकर उसको पालेंगे। सावित्री, बच्ची भूखी होगी, उसको खाना खिला। इतना ही कहकर वो चले गए।
मैंने उसको खाना खिलाया, पानी पिलाया, पर काशी बहुत ही कुटती थी मन ही मन में। दरवाजे के पीछे छुप जाती थी। खाना दो तो बोलती थी, पापी औरत को आप खाना क्यों दे रहे हो। ये सब लड़कियां ऐसी ही थी, पर काशी ज्यादा ही कुड़ती थी। काशी को बेटा हुआ, मेरे हाथ उसको सौंप कर वो चली गई। हमने 12वें दिन घर में पताका लगवाए, बच्चे को झूले में डाला, नाम रखा यशवंत, खूब यश कमाना, ऐसा उसके कान में कहा। आगे जाकर उसको गोद ही लिया। आगे जाकर उसने यशवंत फूले नाम लेकर बहुत काम भी किया। यशवंता ब्राह्मण औरत की कोख से जन्म लिया उसने, इसलिए हमें पराया नहीं हुआ। पर आजकल ज्यादा ही बोलने लगी है, या थोड़ी ज्यादा ही बोलने लगी है। हाँ, हमने जो कुछ किया, जो हम विचार लेके जिए, वो सब खत्म हो गया। लोग बोलते हैं ज्योतिबा फुले ने पहली लड़कियों की पाठशाला खोली, पहला बाल हत्या प्रतिबंधक गृह शुरू किया, सावित्रीबाई पहली स्त्री शिक्षिका। होगा वैसा होगा, पर इतना कहकर चुप क्यों हो जाते हो। हमने तब आश्रम खोला बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। वैसा ही आश्रम पंढरपुर में शुरू होने के बाद शेठ जी ने यहाँ का काम रुकवाया। शेठ जी कहते थे एक काम दूसरे ने हाथ में लिया तो हम नए काम में लग सकते हैं। वो काम मैंने शुरू किया तो मेरी ही कुर्सी वहां चाहिए, ऐसा हमारा धर्म नहीं था। पर हमने शुरू किए हुए काम आज कौन हाथ में ले रहा है, कौन हाथ में ले रहा है, सोच लो थोड़ी देर शांति से। हमारे घर का पानी का हौद खुला की इस घटना की आजकल बहुत प्रशंसा होती है, पर पेशवे ने पीने से पानी से कीमत बढ़ाने वाले लोगों के लिए पूना के हौद बंधवाए थे, पर इन हौदों को, मोची मांगों को छूने की भी इजाजत नहीं थी। और कड़ी धूप में कुछ औरतें पानी की भीख मांग रही थी और उनकी छाया किसी घरंदाज औरत के ऊपर पड़ी और गजब हो गया। सिर्फ छाया से छुआछूत होने वाला जमाना था। ये औरतें पानी की भीख मांग रही थी, उनके आंखों का पानी भी सूख गया था और अंदर से चप्पल फेंकी गई। चलो हट जाओ, पानी मांग रहे हैं, अपनी छाया कहाँ गिरती है देखते हैं या नहीं। इन औरतों का पूरा गला सूख गया था। वो बोल रही थी, मेरे बाप जादाओ 8 दिन हुए मुंह में पानी नहीं है रे, थोड़ा पानी पिलाओ और जितना चाहे उतना मारो। शेठ जी वहीं से जा रहे थे। शेठ जी ने उन औरतों को लेकर शेठ जी घर आ गए। हमने उनको खाना खिलाया, पानी पिलाया, वो औरतें चली गई। पर शेठ जी मुझे कहने लगे, सावित्री पानी के लिए इंसान कितना लाचार होता है। नहीं, हमारे घर में पानी है इसलिए हमारी समझ में नहीं आता है, पर इंसान को पानी महंगा करने वाला भला इंसान होता है। पर इस चर्चा से ज्यादा लोगों की पानी की कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। घर में पानी का हौद और क्या ये चर्चाएं चल रहे हैं, ऐसा हमारे समझ में आ गया और हमारे घर का हौद हमने सबके लिए खुला किया। आप तालियां बजा रहे हो, पर कुछ साल पहले सरकार ने हमारे घर का स्मारक बनाया, सबको अच्छा लगता है, लेकिन वहां के औरतों का पानी तोड़ा। बहुत ही दुख होता है, बहुत ही दुख होता है। बहुत पानी के लिए कुछ दिन औरतों को यहाँ वहां जाना पड़ा। अब लोग हमारे पीछे लगने कि हमें कुछ हमारे समाज की स्थापना करनी चाहिए, और हमने विचार किया तो वो बात कृति में आते ही रहेंगी। चर्चाएं होने लगी, बातें होने लगी और विचार पक्का भी हुआ। और 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना हो भी गई। समाज का एक ही कहना था, हम सब एक ही ईश्वर के बच्चे हैं, तो उनकी भक्ति करने के लिए ये बीच में दलाल क्यों लाए जाए। इंसान जात पात से नहीं, गुणों से श्रेष्ठ ठहराया जाता है, ऐसा भी तय हो गया। सत्यशोधक समाज के रीति अनुसार शादी लगाएंगे,
ऐसा भी सोचा गया। शादी में फिजूल खर्ची नहीं होना चाहिए, ये भी सोचा गया। आज भी ऐसी शादी होनी चाहिए, ऐसी सिर्फ हम लोग चर्चा करते हैं, पर उन जमाने में हमने वैसी शादियां लगवाई। सखूबाई वैसी सेठ जी की दूर की रिश्तेदार, उसकी और मेरी बहुत बनती थी। एक दिन वो घर आ गई और मुझे कहने लगी, आपके साथ बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा बोलो, क्या करना है? बेटे की शादी करना चाहती हूँ। लड़की देखी? हाँ देखी, पर इतना पैसा कहाँ से लाऊं? मैंने एक दो पल सोच लिया और कहा कि हम करते हैं कुछ। मैंने सेठ जी के साथ बात की और सेठ जी ने समाज के लोगों के साथ, और तय हो गया कि सत्य शोधक समाज के रीति अनुसार शादी करेंगे। और एक ही उत्साह की लहर फैल गई, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। विरुद्ध आवाज भड़कने लगे, ये शादी शादी नहीं मानी जाए, ब्राह्मण को साक्षी न रखते शादी, ये शादी भला शादी होगी। लोगों ने बहुत भड़काना शुरू किया। लड़की के बाप को तो बहुत भड़काया, पर लड़के की माँ सखूबाई बड़ी पक्की थी इरादों से। ये मेरा और मेरे बेटे का नहीं, समाज का प्रश्न है, ये शादी होगी होगी और होगी। कौन माई का पुत्र शादी रोकता है? मैं भी देखूं। बहुत भागा दौड़ी हुई, इधर उधर हुआ, छिपा छिपी हुई, पर शादी हो गई। हमें यश की ऊब मिली, पर उस यश को आप लोगों ने ठंडा किया ऐसा लगता है। आज के बारे में सोचती हूं तो मुझे याद आता है उन दिनों की हजामों की हड़ताल। हाँ, तब हुई थी हड़ताल, पर कोई और काम के लिए। आश्रम खोला, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह शुरू किया, फिर भी इन लड़कियों का सर मुंडवाना रुका नहीं था। ये कैसे रोका जाए? सब हजामों को इकट्ठा करेंगे ऐसा सोचा गया। लोखंडे जी ने तो बहुत काम किया, उन्होंने ही हड़ताल करवाई। मैंने भी कुछ हजामों के साथ बात की थी। देखो, आप सबने वस्तुरा नीचे रखना ही चाहिए। खाना कौन तू खिलाएगी? हाँ खिलाऊंगी। किस किस को खिलाएगी? जो है वो सब बांट कर खाएंगे, पर मैंने नहीं बाल कटवाए तो ये कटवाएगा, इसने नहीं कटवाएगा तो वो कटवाएगा। इसीलिए सबने वस्तुरा नीचे रखना चाहिए। शहर के हजामों ने नहीं तो गांव-गांव के हजामों ने भी, जिसके बाल कटवाते हो उसको लगता है अपने बाल कटवाए जाए, समाज को जो लगता है वो उसे करना पड़ता है। अरे कौन से समाज ने? कहाँ लिखा है शास्त्रों में, भाइयों बाल कटवाओ मेरे बहनों को? हाँ लिखा है। किसने कहा लिखा है? हाँ, आप पढ़ना नहीं जानते तो कोई कुछ भी कहेगा तो क्या आप मान लोगे? पीछे बात मत कीजिए। क्या होता है, मैं अकेली बात कर रहती हूँ ना, तो मुझे बहुत डिस्टर्ब होता है। वो शांत रह जाइए। कहाँ लिखा है शास्त्रों में? हाँ लिखा है। आप पढ़ना नहीं जानते तो आप कुछ भी कहेंगे। ये लोग कुछ भी कहेंगे तो क्या आप मान लोगे? तेरा कहना सच लगता है पर डर भी लगता है। और पुणे, बंबई ऐसे शहरों से ही नहीं तो गांव-गांव से इकट्ठा ना 500 नहीं इकट्ठा हुए थे। सबने वस्तुरा नीचे रखा। क्यों? तो मेरी माँ बहन की विटंबना नहीं रुकनी चाहिए। ये थी जात पात स्त्री पुरुष नाता छोड़ के समाज को दी हुई साथ। जाग जाओ, अरे जाग जाओ। आज भी औरत के बारे में सोचने के लिए पुरुष छटपटता है, पर तब ये नहीं छटपटे। औरत का हक मांगने वाले आज कितने हैं पुरुष? खुद को जागरूक समझने वाले आज के दलित भी नहीं सोचते जो तब सोचा गया। कोई सीखता क्यों नहीं इससे? हर एक ने सीखना चाहिए, हर दम, हमेशा के लिए। मैं बहुत कुछ सीखी शेठ जी के साथ रहकर। शेठ जी को पुणे म्युनिसिपल कमेटी का सभासद चुना था। उस दिन शेठ जी घर लौटे। मैंने यूं ही कहा, अभिनंदन शेठ जी, आज क्या मजाक करने का इरादा है? चलो खाना परसो। मैंने खाना परोसते परोसते शेठ जी को कहा, अब तो क्या आप पालिका में बैठेंगे, इसीलिए कुछ फायदा नहीं। मैं वहां जा रहा हूं क्योंकि आग्रह से नहीं कहने वाला कोई हो, इसलिए। उससे क्या होने वाला है? मैं हंस रही थी, पर शेठ जी का ध्यान
कुर्सी का फायदा नहीं तो क्या किया जाए, इसी में लगा रहा था। अब पालिका का सभा होने के बाद घर में तनतनी होने लगी। पुरानी मंडई बंधवाकर नई मंडई बंधवानी, तोड़कर नई मंडई बंधवाने का सोच रहे हैं। उसको गवर्नर रे का नाम देने के लिए खुश सोच रहे हैं, इसलिए गोरे खुश। और हमारे लोगों को क्या समझता है, दगड़ ईटा पत्थर मिट्टी में पानी में लोग लाखों रुपए खर्च करेंगे, पर वही पैसा शक्ति की पढ़ाई में नहीं लगाएंगे। हाँ, पढ़कर ये नीची जात वाले बच्चे आगे आए तो इनको भारी पड़ेगा ना। सब सेठ जी की चिड़चिड़ होने के बाद मैं चुप हो जाती थी। एक दिन मैं, सेठ जी और समाज के कुछ लोग आने वाले महीने का आराखड़ा तैयार कर रहे थे, तो पालिका से कोई आदमी आया एक सम्मति पत्रक लेके। सम्मति पत्रक किस लिए, तो उन जमाने के वाइसरॉय लॉर्ड लीटन पूना भेंटने के लिए आने वाले थे। तो शहर सुशोभित करने के लिए 1000 रुपए खर्ची करने के लिए वो सम्मति पत्रक था। शेठ जी ने वो पढ़ा और वो संतप्त हो गए। अरे ये क्या चल रहा है, गरीब देश में शहर की शोभा बढ़ाने के लिए इतनी खर्ची। आप नहीं ऐसा हस्ताक्षर कीजिए, हम नए काम में अपने काम में लग सकते हैं। पर किसका पैसा है ये, पर कुछ फायदा नहीं इस चर्चा का, तो क्यों कर रहे हो। मैंने ऐसा कहा, पर शेठ जी उस विचार से बाहर नहीं आते थे। अपना विचार अलग और काम का विचार अलग, ये उन्होंने कभी माना ही नहीं। नहीं, हमारा श्वास काम से अलग होने वाला नहीं था। आज की खुद को अलग रखकर काम करने की रीत हम में नहीं थी। आजकल लोग पुढ़ारी होते हैं, कार्यकर्ता नहीं होते। आज काम के लिए काम नहीं होता है, बड़प्पन के लिए होता है। ड्यूक ऑफ कैनाड भारत में आए हुए थे, महारानी विक्टोरिया के चिरंजीव हरिराव चिपळूणकर ने बड़ी मेजबानी रखी थी, सबको आमंत्रित किया था। शेठ जी को भी आमंत्रित किया था। शेठ जी मुझे घर में कहने लगे, मैं जाने वाला हूं मेजबानी को, पर सादे पोशाक में। मैंने कहा, क्या ऐसे भारी कपड़े पहनते हो कि सादे पोशाक में जा रहा हूं कह रहे हो। सादे पोशाक में यानी कि किसान के पोशाक में। मैं किसान हूं और ये देश किसानों का है, उनको समझना चाहिए सच्चा किसान कैसा होता है। मुंडा सा बांध कर कंबल लेकर शेठ जी चले गए। मैंने कहा, अब क्या तन तन कर क्या है, तो पर शेठ जी घर लौटे वही हंसते हंसते 4 लोगों को साथ लेके। तात्या, इन कपड़ों की वजह से आपने चौंक दिया सब लोगों को, लेकिन आपने अंग्रेजी में बोलना शुरू किया और रानी के चिरंजीव बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। अब यहाँ की सामाजिक परिस्थिति, यहाँ के खेती बाड़ी के प्रश्न रानी तक पहुंच जाएंगे नक्की। सब खुश थे, शेठ जी भी खुश थे। मैं अंदर थी पर कान बाहर थे। इधर यशवंता की पढ़ाई भी बहुत चालू थी। एक दिन यशवंता घर लौटा, वही रोते रोते, हाय पाठशाला में बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, बामन का बेटा माली ने भगाया कहते हैं। आज या कल ये होने वाला ये है, ये हम जानते थे। मैंने यशवंता को पास लिया। हाय, मैं तुम्हारा और तात्या का ही हूं ना, तुम्हें क्या लगता है। वही लगता है, सो तो है, तो वो बच्चे की चिढ़ती है, विधवा बामणी को हुआ। कैसे समझाऊं इस बच्चे को। यशवंता, यशवंता, तेरे तात्या, मैं और समाज के कुछ लोग, मैं किसका हूं ये बता, तू मेरा ही है रे। जन्म से मिलने वाली जात पात न मानने वाले माँ बापों का। मैंने तुम्हें 9 महीने पेट में नहीं पाला तो क्या तू मेरा अपना नहीं हो सकता। 9 महीने पेट में पाला और जीने का सार्थक माना। इस जमाने को बदलना ही चाहिए। तुझे पाल पोस कर बड़ा करने वाले तेरे माँ बाप। यशवंता, आज तक सच के सिवा हमने कुछ नहीं कहा है। तुम्हारे जन्मदात्री को हमने घर में आसरा दिया उसके माँ बाप होकर, और तुम्हारे माँ बाप हम ही है। माँ बाप के नाते हम तुम्हें क्या देने वाले हैं पता नहीं, पर शेठ जी ने जन्म दिए हुए काम के कल तुम बाप हो ये ध्यान में रखो। धाड़ धाड़ बोलकर मैं रुक गई। शेठ जी कब आ गए ये पता ही नहीं चला।
उनकी यशवंता ये पुकार सुनकर यशवंता चला गया। उस दिन के बाद यशवंता इस बात से कभी उदास नहीं हुआ। शेठ जी की भागा दौड़ी आजकल बहुत चालू थी। आप भागा दौड़ी कम भी करो, मैं अपने पत्नी के नाते बोलती थी। देखो, अब मैंने पुकारा तो खाना छोड़कर आना तो बंद करो। ऐसी बातें शुरू हो गई तो मैंने कहा, हो गई हमारी उम्र। उम्र का और काम का क्या नाता सावित्री? उम्र तो बढ़ती जाएगी पर काम बूढ़ा नहीं होता है। काम का मेरा कुछ कहना नहीं है। मैं कहती हूँ हम हट्टे कट्टे हैं, तब तक यशवंता की शादी करेंगे। और शेठ जी ने यशवंता के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढना शुरू किया। लेकिन एक दिन चिंतित शेठ जी घर में मुझे कहने लगे, सावित्री, मेरे समझ में नहीं आता है क्या किया जाए। किस बारे में? यशवंता की शादी के बारे में। क्यों, क्या हो गया? ब्राह्मण कोई लड़की देने के लिए तैयार ही नहीं है और माली भी कोई लड़की देने के लिए तैयार नहीं है। लड़की मिल जाएगी, मुझे विश्वास है। ये किस बात का विश्वास है? ये मेरे शेठ जी के काम के ऊपर का विश्वास है। शेठ जी मेरी बात से बहुत दिन के बाद खुलकर हंसे, पर मेरा कहना सच हो गया। ज्ञानोबा ससाने आगे आए। वो अपनी राधा यशवंता को ब्याहेंगे ऐसा उन्होंने सोच लिया और लोगों ने उनको भड़काना शुरू किया। हमारे भाई बहन उनके घर गए, ब्राह्मण बेटे को अपनी बेटी नहीं ब्याहना, ऐसी दमबाजी की। ये शादी की जाएगी तो ससाने जी का जीना मुश्किल हो जाएगा, ऐसी भी दमबाजी हुई। पर सत्य शोधक समाज के रीति अनुसार शादी करके राधा घर आ गई। राधा की पाठशाला भी शुरू हो गई। राधा को देखकर मुझे मेरे शुरू के दिन याद आने लगे। मेरा हंसना, खेलना, कूदना याद आने लगा। यशवंता की और राधा की बात सुनाई देती थी तो हंसी आती थी। राधा को देखकर मुझे तुम घर आई तो वो दिन याद आने लगे। शेठ जी की वाक्यों से मैं तो चौंक ही गई। कितना रास्ता लंबा चले ना एक दूसरे के साथ। अब रास्ता एक पकड़ लिया तो चलना ही चाहिए ना। नहीं, पर समाज ने कहा हुआ माना नहीं तो कुछ बिगड़ा नहीं, ऐसा भी लगता है। हाँ, पर ये सब मैं आपके साथ जी हूँ इसलिए सीख गई हूँ। हाँ, पर सीखने की इच्छा और तैयारी भी होनी चाहिए मन की। आज पत्नी के साथ लिए बहुत ही ज्यादा वक्त है ऐसा लगता है। सावित्री, तू मेरे साथ नहीं होती तो ये रास्ता इतने आसानी से शायद मैं नहीं चल सकता था। मन से लगा वो किया, उसमें विशेष ऐसा मैंने क्या किया? जाने दे, तू है इसलिए मैं हूं और आप हो इसलिए मैं। हम दोनों बातें कर रहे थे, इतने में राधा वहां आ गई। पढ़कर भी कुछ सुनाई नहीं समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए किसको पूछूं, दोनों भी यहाँ। मैंने कहा पूछ ले यशवंता को, और वो भाग गई। अब कैसे जगह मान्यता नहीं है, ऐसे रास्तों पर हमारा जीना ठीक तरह से शुरू हुआ था। एक दिन सत्यशोधक समाज की बैठक हो गई। सब लोग अपने अपने घर गए। डॉक्टर घोड़े और ससानी शेठ जी के साथ कुछ बातें कर रहे थे और शेठ जी को पक्षाघात का दौरा पड़ गया। उनकी दाहिनी बाजू लूली हो गई। डॉक्टर घोड़े ने उनको दवा पानी शुरू की। शेठ जी को नींद लग गई पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उस निर्मिक को बोल रही थी, उनका ख्याल करना, काम चालू है वो कैसा कर पाएंगे, थोड़ा बहुत लिखना भी चालू है वो कैसे लिख पाएंगे। मैं निर्मिक को बार बार पुकार रही थी। कुछ दिन गए फिर भी उनका दाहिना हाथ नहीं चलता तो मैंने कहा आप मुझे बताइए, मैं लिखूंगी। नहीं, तुम्हारा काम चालू रखो, मैं लिखता हूं अपने आप। और उन्होंने बाई हाथ से सार्वजनिक सत्य धर्म ये किताब लिखकर पूरी की। स्त्री की महानता बताने वाली किताब पूरी करना उनका ध्यास था। कुछ दिन गए और शेठ जी अचानक ही मुझे कहने लगे, सावित्री, आज तक कमाया वो काम में लगाया, कभी कभी मेरे पीछे आप लोगों की चिंता लगी रहती है। देखा जाएगा कल का कल। नहीं, आज तक सच का सामना किया है। मृत्यु ये सच्चाई नकारी नहीं जा सकती,
उसमें भावना लाना ठीक बात नहीं है। और हमारे भाई बहन यशवंता को सुख चैन से जीने नहीं देंगे, इसलिए मृत्यु पत्र तैयार करना ही होगा। उसमें भावना लाना ठीक बात नहीं। मृत्यु पत्र तैयार हुआ, उस पर हस्ताक्षर करके वो सीलबंद भी हुआ। हमारे पश्चात हमारा बेटा यशवंत यही हमारे घर का वारिस है। मैं और सावित्री हम उसको विद्या शिक्षण दे रहे हैं, क्योंकि आगे जाकर वो शूद्र अतिशूद्रों के लिए काम करे। वो शूद्र अतिशूद्रों के लिए काम करेगा तो ही इस घर का वारिस हो सकता है, नहीं तो नहीं। हमारे अंत्य विधि करने का अधिकारी भी यशवंता मात्र है। मन ही मन में लग रहा था, मृत्यु का सामना करने की ताकत शेठ जी आप ही ने मुझ में दी। और शेठ जी बिस्तर से उठ नहीं रहे हैं, ऐसा वक्त आ गया। शेठ जी बिस्तर पे लेटे रहे। कोई न कोई मिलने के लिए आ रहा था। ताराबाई शिंदे आ गई, पंडिता रमाबाई आ गई। कहने लगी, ज्योतिबा जन्म लेंगे, सावित्री जन्म लेंगी, दोनों के काम का साथ ही आदर्श है। लोग कहितवादी आ गए। उनको आज तक जोर जोर से बोलने वाले फूले याद आते होंगे। गांव गांव से सत्यशोधक समाज के लोग इकट्ठा हुए थे। वाळवेकर दूर कहीं बैठे थे, मैं उन्हीं के पास बैठी थी। यशवंता राधा इधर उधर कर रहे थे, पर वो कुछ बोलना चाहते थे। मैंने कहा, बोलो बोलो, आप क्या बोलना चाहते हो। वो उठ गए। उन्होंने सबकी तरफ एक नजर फेर ली और बोलने लगे धीरे से, मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मेरे आखिरी वक्त आप लोगों का दर्शन हुआ और आप सब सत्यशोधक समाज का काम कर रहे हो, इसलिए मैं मृत्यु के स्वाधीन बड़ी शांतता से हो रहा हूं। ये काम आगे चालू रखना ये आपका कर्तव्य है, तो काम चालू रखना। मैं गया इसलिए शोक नहीं करना, वो एक साधारण घटना है। काम करते रहना, ये निर्मिक आपको जरूर मदद करेगा। सब मांस लोग रोने लगे थे, सिसकियां ले रहे थे, तात्या तात्या तात्या। लोग खुद को संभल नहीं सक रहे थे। अब शेठ जी को नींद नहीं लग रही थी, लेकिन वो बात भी कुछ नहीं कर रहे थे। गजानन हमारा भतीजा मेरे पास आ गया और रोने लगा। शेठ जी उसको बहुत चाहते थे। मैंने गजानन को शांत किया। यशवंता राधा को समझाना चाहिए, इसलिए मैं उठने लगी तो शेठ जी ने हाथ पकड़ लिया। यशवंता राधा को बुलाओ। यशवंता राधा आ गए। एक दूसरे को संभालो, काम संभालो। उन्होंने सबको कहा, अखंड शुरू करो। निर्मिके निर्मले मानव पवित्र, कमी जास्त सूत्र बुद्धीमध्ये, पिढींजादा बुद्धी नाही सर्वांमध्ये, शोध करा आधी पुरतेपणी। अखंड चालू था और यात्रा खत्म हो गई। बाहर एक ही खलकल्लोल हो गया। डॉक्टर घोले को कोई बुलाने के लिए गए थे। अंदर का रोना सुनकर वो अंदर आए, वही रोते रोते। यशवंता राधा गजानन एक दूसरे को पकड़कर, कहाँ गाना चल रहा है ये, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है वो गाना। यशवंता राधा गजानन एक दूसरे को पकड़कर उन्हीं की तरफ देख रही थी, जो देह अब चेतना रहित हुआ था। क्या होने वाला है कल, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और उनकी अर्थी उठाने का वक्त आ गया और बाबा भाऊजी, महात्मा भाऊजी बीच में आ गए। ज्योतिबा हमारे भाई बहन थे, इसलिए हम उसको कंधा देंगे, हम उनको टिटवा पकड़ेंगे। ये नहीं चलेगा, ये न होने के लिए तात्या ने कहा है। डॉक्टर घोले समझा रहे थे, ठीक है, हम टिटवा भी पकड़ेंगे और अग्नि भी हम ही देंगे, हम किसी का सुनने वाले नहीं है। भाऊजी बातें ही कर रहे थे। मुझे मन ही मन कुछ लग रहा था, कुछ करना चाहिए।
ठीक है, हम नहीं तो नहीं, गजानन को दे दो अग्नि। भाऊजी भी बातें ही कर रहे थे और मेरा मन अंदर से फूटने लगा था। खून का रिश्ता बताने वालों ने आज तक क्या दिया खून के नाते से? गजानन इतना छोटा सा, उस पर क्या बीतेगी उसका कोई विचार? मैंने मन ही मन में खुद को समझाया और मैं उठ गई। हमारे बिरादरी के इंसान को हम किसी को भी हाथ नहीं लगाने देंगे। चुप हो जाओ, मैं हूं अभी तक जिंदा। इतना ही कहकर मैं आगे आ गई, उनके पांव छुए और आगे आकर टिटवा पकड़ लिया। चलो। यशवंता, राधा, गजानन मेरे साथ आ गए, मेरे साथ चलने लगे। जय सत्य आदि सत्य, जय सत्य आदि सत्य पांव आगे जा रहे थे और मैं मन ही मन से उनके साथ बातें कर रही थी। शेठ जी आप जा रहे हो, आपको आखिरी बार छोड़ने का सौभाग्य मुझे मिला क्योंकि मैं आपके साथ जी हूं। ये न कांपने वाले हाथ शेठ जी आप ही की वजह से मजबूत हुए। इन हाथों को गंभीरता से अब चलना ही चाहिए शेठ जी, चलना ही चाहिए। शेठ जी आज भी आप दरवाजे के पीछे से नजर आए हुए स्वांगी लग रहे हो, पर इन हारों का, इन फूलों का अर्थ बदल गया है शेठ जी। अब मेरे शेठ जी मुझे छोड़कर जाएंगे हमेशा के लिए। शेठ जी, शेठ जी, शेठ जी। शेठ जी चले गए। मृत्यु का सामना करने की ताकत शेठ जी जैसे मुझ में कहा, पर यशवंता को समझाया। मुझे कभी भी सौ वैसी पुकार सुनाई देती थी। यशवंता की पढ़ाई चालू थी, यशवंता की डॉक्टरी कर रहा था और मामा परमानंद जी के प्रयत्नों से बड़ौदा से सयाजीराव गायकवाड़ से पैसे आते थे, फिर भी खर्ची नहीं चलती थी। 2 साल के बाद लोग कहीं तबादी गए, बहुत सुना सुना सा लगा। उन्होंने बहुत कुछ काम किया समाज के लिए। ऐसा सासवड़ के अध्यक्षीय, सत्यशोधक समाज के अध्यक्षीय भाषण भी मैंने कहा भी। अब यशवंता डॉक्टर हुआ था और ऐसे में ही 97 की प्लेग की साथ आ गई। पुनः उजाड़ा उजाड़ा सा हो गया। ऐसे वक्त शूद्र त्रिशूद्रों के लिए कौन मदद करेगा? मैंने बस्ती बस्ती पर काम शुरू किया, लोगों को भेजा, बस्ती बस्ती पर बाहर भेजा, गांव के बाहर भेजा। यशवंता को उपचार करने के लिए बुलाया गया। यशवंता रोगी के ऊपर उपचार कर रहा था और मैं रोगी को उसके पास ले जा रही थी। यशवंता कहने लगा, हाय तू मत जा बस्ती पर, यशवंता तू तेरा काम कर, मुझे मेरा करने दे। हाय साथ फैला रही है, सुन मेरा। यशवंता काम के वक्त काम में ध्यान दे, बाकी सूझबूझ होनी ही नहीं चाहिए। पर माँ तू ज्योतिबा सावित्री का बेटा है, उनके बेटे ने काम करते वक्त ये करना चाहिए या नहीं, ये सोचना भी चाहिए नहीं चाहिए। और तू मुझे समझा रहा है, अरे मैं जाता हूं ना बस्ती पर, तू मत जा। यशवंता काम करते वक्त इंसान में लगी भावना काम में लगा, ऐसे वक्त तू मेरे पहले गया तो भी मैं सह पाऊंगी। इतना ही बोलकर मैं बस्ती पर गई। यशवंता की आंख भर आई होगी, ऐसा सोच ही रही थी तो एक 2 साल का बच्चा तड़पता हुआ देखा। उसको लेकर मैं आ रही थी तो उस बच्चे की तड़पन देखकर उसको गोद लिया। लगा मरते वक्त तो माँ की ऊब मिले। बच्चा चल बसा, मुझे प्लेग हुआ, यात्रा खत्म हो गई। काम करते वक्त मृत्यु आ गया, ये अच्छा ही हुआ। पर ये सारी बातें मैंने आपके साथ क्यों की? इस लड़की के माध्यम से आपके साथ बात करने के लिए क्यों आई? देह से गए हुए लोगों का भूतकाल ये इतिहास होता है। उन्होंने किया हुआ काम इंसान को विश्वास देता है, विचार इंसान को नई जिंदगी देता है। यही बार बार कहना, बार बार वही दोहराओ, आप नहीं सीखेंगे।
सीखो। सभी बैठ जाएं। मुझे अचानक खड़ा कर दिया कविता ने। सुषमा, आपने हमें आज एक कहानी भी बताई, एक सत्य बताए, विचार बताए, मूल्य बताए हैं, जीवन जीने का आधार बताया है, और हमें आगे कैसे चलना है वो भी बताई हैं। और इस नाटक में इतने देर आपकी एक आवाज़ सुनते हुए भी एक क्षण भी हम लोगों का ध्यान कहीं और नहीं गया। सावित्रीबाई की कहानी बहुत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली कहानी है। उसके लिए सुषमा देशपांडे जैसे एक महिला की ज़रूरत है, जो अपने ध्वनि से, अपने अभिनय से, अपने विचारों से और अपने अभिव्यक्ति से सावित्रीबाई फुले के जीवन के अंदर ले गई। आज के इस भारत के आज के परिस्थिति में हमें सबको सावित्रीबाई बनना है। अपने अपने जगह सत्यशोधक समाज को समझना है। हमें मूल्यों पर आधारित रहना पड़ेगा, उसके रास्ते चलना है। मेरी पीढ़ी में हम कई सारे महिलाएं वही रास्ते चले हैं, और मुझे लगता है किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। तो मेरे जितने बहनें बैठी हैं, मेरे बच्चियां बैठी हैं और मेरे बेटे बैठे हैं, मैं आप सबको इतना ही कहूँगी कि आज इस शाम के बाद मिस प्रभु को याद करते हुए, सावित्रीबाई को याद करते हुए, और आज के इस बहुत ही सुंदर एक अभिनय को देखते हुए हम शपथ लें कि हम न्याय के रास्ता नहीं छोड़ेंगे, हम संवेदनशील रहेंगे, हम जाति पाति धर्म इन सब की भेदभाव काट मार नहीं मानेंगे, और एक इस किस्म के भारत को वापस धरती पे लाएंगे और ऐसे ही एक शानदार दुनिया रचाएंगे। वो हम इस सोच को लेके यहाँ से आज जाएंगे, जाना ही पड़ेगा, नहीं तो भविष्य में हिंदुस्तान नहीं रहेगा। ये हिंदुस्तान का जो सपना देखी सावित्रीबाई, और जो आपने हमें इतने सुंदर तरीके से बताया सुषमा, ये मेरे लिए राजनीति भी है, इतिहास भी है, और एक बहुत ही शानदार महिला की कहानी भी है। On this day, when Shakespeare was born, and we celebrate this great man, for me it's a tribute to Sushma that she brought to us. Excellent theatre, excellent rendition, and one of the most amazing evenings of my life. Thank you, Sushma, from us all those of us who admire Miss Prabhu and live up to our ideals. Thank you very much indeed. Thank you all of you for staying and listening with so much patience. Please don't go. Thank you. Thank you, Aruna. Just sit for 2 more minutes. We'd like to honor Sushma. क्या हम सुषमा जी को बगैर सम्मानित करे हम जाएंगे? मैं ममता को बुलाती हूँ स्टेज पे, और मैं एक और जोड़ना चाहती हूँ, शेक्सपियर का जन्मदिन, मिस प्रभु का, और आज 165वां जन्मदिन पंडिता रमाबाई का भी। तो आज बहुत ही ऐतिहासिक पल है जब ये पूरा जवाहर कला केंद्र झूम उठा। ममता हम सम्मानित करेंगे। सुषमा जी आप प्लीज आगे आइए। हाँ, अब मैं निशात से अनुरोध करती हूँ कि वो सुषमा जी को सम्मानित करें।
मैं अब शोभिता को अनुरोध करूंगी कि वो आए और सुषमा जी को सम्मानित करें। मैं सहर हाशमी को भी आमंत्रित करूंगी कि वो भी आए और सम्मानित करें। सहर हाशमी ने यहीं पे एक बहुत ज़बरदस्त पेंटिंग एग्जीबिशन लगाया है, आप लोग ज़रूर कल आके देखिएगा अगर आज नहीं देखा है। आर्ट एज थेरेपी टू वर्क अगेंस्ट योर ओन मेंटल इलनेस। हम शहर को सम्मानित करना चाहेंगे, तो मैं आमंत्रित करती हूँ कंचन को। कंचन आइए, एक वो बैग और वो चुन्नी से सम्मानित कीजिए। सब लोग जोरदार। शहर आप प्लीज आइए। शहर हम सब की बेटी है, हमारी दोस्त शबनम हाशमी की बेटी है, और इस पल पे हम अनटैंगल्ड मोमेंट्स जो आपका एग्जीबिशन है, हम उसको भी चाहते हैं सब लोग जाने। ममता, फाइनल थैंक यू टू ऑल द पीपल। यहाँ मैं आप लोगों को एक और एग्जीबिशन की याद दिलाती हूँ। यहाँ तिलोनिया का 50 वर्ष का कार्यक्रम चल रहा है और उन लोगों की तरफ से भी एक एग्जीबिशन यहाँ पर उनके पाब्लो के कुछ फोटोग्राफ्स की चल रही है, उसे भी आप लोग कल भी देख सकते हैं। और यहाँ पर शिल्पग्राम में जो क्राफ्ट मेला चल रहा है उसे भी देख सकते हैं। तो अब मैं हर शाम का, हर अच्छी चीज़ का एक समय आता है जब हमें उसको समापन की तरफ बढ़ना पड़ता है, और ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है। आज की इस शाम को यादगार शाम बनाने में हमारी विशिष्ट अतिथि सुषमा जी ने जो हम लोगों को सबको ये मौका दिया कि हम सावित्री जी के जीवन को समझें, उनके संघर्ष को समझें, उनके सत्य की लड़ाई को समझें, जीवन के लिए समाज से टकराव को समझें और अपने अंदर खुद एक ऊर्जा वो महसूस करें और उसको आगे ले जाएं। जो ज्योति उन्होंने प्रज्वलित की अपने अंदर, समाज के अंदर, उसको हम आगे ले जाएं। इसी बात के साथ मैं आज सबसे पहले सुषमा जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, जो तबीयत उन्होंने कहा उनकी ठीक नहीं है, फिर भी आके उन्होंने हम लोगों के लिए ये ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिया। तो हम लोग तालियों से उनका स्वागत कर रहे हैं। और जो अन्य बुकिंग्स में जिन्होंने मदद किया है, मैनेजमेंट में जिन्होंने मदद किया है, लाइट में जिन्होंने मदद किया है, मैं उन सबको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे साथी और मित्र विनय जैन ने कार्ड बनाने में हमारी मदद की, उनका भी बहुत बहुत आभार। हालांकि वो यहाँ अभी हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनका भी आभार देना चाहती हूँ। ये कार्यक्रम हमारी अगली नौजवान पीढ़ी के बिना तो अधूरा ही रह जाता, क्योंकि ये संदेश उन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ जितने भी हमारे स्कूल के बच्चे बच्चियाँ आए, उन लोगों को भी सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें ख़ास तौर से MGD स्कूल और बोध शिक्षा समिति के, मानस गंगा के, SR इंटरनेशनल और कई और साथियों ने भी एक समूह के साथ यहाँ अपनी उपस्थिति दी। सुशीला आज़ाद फाउंडेशन, SWRC, दिगंतर, CES, रश्मि कुच्छल, विशाखा, दीपक सैनी, साबिर और उनकी टीम, गर्ल्स एजुकेट और सरला, MP सैनी ने, श्री MP सैनी ने सैनी मंच के साथ में इसमें मुझे लगता है कि हम लोग का योगदान दिया है। मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि सावित्री बाई और मिस प्रभु
और उसके बाद हम सबके अरुणा से लेकर हमारे तमाम संघर्षशील बहनें बार बार हमें ये याद दिला रहे हैं कि ये चाहे कितना मुश्किल वक्त आ जाए, ये संघर्ष खत्म नहीं होगा और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब हमारी अगली पीढ़ी का समय है, हम लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, कर चुके हैं और समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इस मशाल को आपको जलाए रखना है। इसी बातचीत के साथ मैं इसको आप सबको धन्यवाद का ये क्रम पूरा करती हूँ। आप सब जितने लोग भी आए, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सीफार का नाम रह गया, सीफार ने भी खूब मोबिलाइज किया और बहुत सारे लोग। ये दीक्षा अपना खोला नहीं, सिर्फ एक कार्ड में हमने उनका नाम सोचा पता कर लें। सो अगर कोई भी दोस्त किसी की, तो साथियों सुनो भाई, एक मिनट, और पीछे जाओगे तो गाएंगी। सुषमा जी, सुषमा जी, आप भी ऐसे कर देना।